जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए, इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक, मतलब धन संबंधी, और रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, मतलब बदलाव और सुधार। अगर छोटे रूप में देखा जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है आर्थिक क्षेत्रों में बदलाव और सुधार करना। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली सेट ऑफ रूल्स ऑफ पॉलिसी है, या ये कहीं नई पॉलिसी है जो हम पुरानी पॉलिसी को खत्म कर कर लाते हैं ताकि हम ग्रोथ के पथ पर तेजी से दौड़ सकें। अब ये जो रिफॉर्म करने वाली पॉलिसी है इसको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से भी जाना गया। ये जो रिफॉर्म करने वाली पॉलिसी है इसको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से भी जाना गया, जिसको 24 जुलाई 1991 में भारत के दो महान पुरुषों की देखरेख में लागू करा गया, जिसमें फर्स्ट आपके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और सेकंड इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। इस पॉलिसी का जो गोल था वो था कि आर्थिक विकास करके कैसे वेलफेयर और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इसमें हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, और इसमें बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें तीन बातों को समझना होगा। जैसे 1991 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, दूसरा कि इन रिफॉर्म्स को लाने की क्यों जरूरत पड़ी, और थर्ड इसके अंदर है रोल ऑफ आईएमएफ, मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका रही इस रिफॉर्म के पीछे। फर्स्ट इसमें आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से पहले भारत के अंदर कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को डिस्ट्रॉय करा, क्या क्या उनकी पॉलिसी रही जिस तरह से उन्होंने हमारा एज ए फीडर इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल करा। सेकंड इसमें आता है हमारा नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, हमें इस रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। हमें इस रिफॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सेक्टर थे जो बिल्कुल लो जा रहे थे। जैसे इसमें फर्स्ट आपका आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारे पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल पुअर था। मतलब पब्लिक सेक्टर को 40 साल में एक लीडिंग रोल दिया गया था, जिसमें करप्शन की वजह से, अनइफिशिएंसी की वजह से, लीकेज की वजह से पब्लिक सेक्टर में कोई अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। हम कह सकते हैं हाँ, कुछ इंडस्ट्री बेस्ड सेटअप तो हुआ, कुछ पॉजिटिव देखने को तो मिले, लेकिन जिस पेज से हम ग्रोथ करना चाहते थे उस पेज से हम ग्रोथ नहीं कर पाए। सो दैट वाज द वन ऑफ रीजन कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। सेकंड इसके अंदर आता है बीओपी डेफिसिट। हमारा जो बीओपी था वो डेफिसिट में चला गया था। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करता है। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो सरप्लस में जाती है, अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो डेफिसिट में जाती है। तो भारत एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, इसलिए भारत डेफिसिट में चला गया। भारत का जो बीओपी था वो डेफिसिट में चला गया। थर्ड इसके अंदर आता है आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर। महंगाई के प्रेशर की वजह से भी हमें ये रिफॉर्म्स लाने पड़े। महंगाई इतनी हो रही थी देश के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसको हमें अपने रिफॉर्म को चेंज करना पड़ा। फोर्थ इसके अंदर आता है मैसिव डेट बर्डन। मैसिव डेट बर्डन का मतलब है कि सरकार पर कर्जे का बहुत ज़्यादा हो जाना। सरकार पर कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था, सरकार रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही थी, सरकार खर्च पे खर्च ज्यादा कर रही थी। तो इस कारण भी हमें रिफॉर्म्स लाना पड़ा। नेक्स्ट और लास्ट इसका आता है, इसमें आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हमारी सरकार का जो मैनेजमेंट था, हमारी सरकार का जो सिस्टम था वो बिल्कुल करप्ट हो चुका था। हमें हर जगह लाइसेंस दिखाई दे रहे थे। हमारी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए ये सारे रिफॉर्मों की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि इस पॉलिसी को दो मेजर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट आपका स्टेबलाइजेशन मेजर है और दूसरा इसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल मेजर्स है। देखिए, स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब है शॉर्ट टर्म मेजर्स, जो हमें करंट वीकनेस या करंट प्रॉब्लम्स को सुधारता है। जैसे महंगाई पे कंट्रोल करना, बीओपी को मेंटेन करना और राज्य को उस घाटे को कम करना। ये स्टेबलाइजेशन मेजर का एम था। दूसरा इसके अंदर है स्ट्रक्चरल मेजर, और स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब था कि जो लंबे समय में जाकर प्रॉब्लम को सोल्व करना। स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब था, उद्देश्य था कि किस तरह से भारत के अंदर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को बनाना है। स्ट्रक्चर मेजर को तीन
ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट आपका लिबरलाइजेशन, और सेकंड इसमें आपका प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड इसके अंदर आपका ग्लोबलाइजेशन था। नेक्स्ट स्लाइड में इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है चीजों को फ्री कर देना, फ्रीडम दे देना। जिन जिन चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं या जिन जिन चीजों पर लिमिटेशन लगे हैं उनको हटा देना, उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। देखिए क्या कहता है लिबरलाइजेशन, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर। हम ये कह सकते हैं कि जहां गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल्स लगाए हैं, गवर्नमेंट उनको हटाएगी, गवर्नमेंट थोड़ा फ्रीडम देगी और बोलेगी कि जिस तरह से आप चाहें उस तरह से एक्सपेंस कर सकते हैं और जिस तरह से चाहें उस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन मेजर सभी सेक्टरों में रिफॉर्म लेकर आया, जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड टैक्स रिफॉर्म या फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म, फोर्थ एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या था, पहले इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसको लाइसेंस राज कहा जाता था। अब इसको एबोलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। अब ज़्यादातर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या नया बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो डेंजरस इंडस्ट्री हैं, जिनके अंदर आज भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्रीज़, टैबैको इंडस्ट्रीज़, केमिकल एंड हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर आज भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। सरकार ने इनके साथ साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म करके इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका दिया। सेकंड इसके अंदर ये आता है फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। आजकल हम देख सकते हैं बैंकों के अंदर पैसे का लेन देन जो है कितना इजी हो गया है। ये सब किसकी तरह होगा, ये आर्थिक कंडीशन में या आर्थिक चेंजों की बदलाव से होगा। इसके अंदर सबसे पहले प्राइवेट बैंकों को अलग किया गया। आज हम देख सकते हैं प्राइवेट बैंक कैसे इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से वो इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो पहले बिल्कुल नहीं थे। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म आने के बाद जो हमारे बैंक थे प्राइवेट बैंक, उनका इजी टू सेटअप किया गया। रोल ऑफ आरबीआई को कम किया गया। रोल ऑफ आरबीआई, पहले आरबीआई का जो काम था वो रेगुलेट का था, रेगुलेट मतलब रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाने वाला। अब इसको कम करके आरबीआई का रोल फैसिलिटेटर का बनाया गया। इसमें इसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया। जो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो थी, अब उसको 51% किया गया। थर्ड इसके अंदर आता है टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। सर ये फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म क्या होता है? देखिए फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को बोलते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार कहाँ से पैसा कमाती है, कितना पैसा कमाती है और कहाँ खर्च करती है। मेजर इन रिफॉर्म में भी मेजर टैक्स रिफॉर्म में देखने को मिले कि जैसे हमारा जो टैक्स था, टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बहुत मुश्किल थे, उनको कम कर दिया गया, हटा दिया गया। टैक्स रेट को इजी कर दिया गया, टैक्स रेट बिल्कुल लो लेवल पर ला दिया गया, जिससे कि टैक्स भरने में आसानी हो जाए। लिबरलाइजेशन से आने से इनके अंदर रिफॉर्म्स आए। फोर्थ आता है आपका एक्सटर्नल रिफॉर्म। एक्सटर्नल रिफॉर्म्स का मतलब होता है बाहरी, मतलब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में जो बाधाएं आ रही थी, जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, उनको खत्म कर दिया। तो लिबरलाइजेशन आने से ये सभी सेक्टर में रिफॉर्म आए और इन सेक्टरों ने अपने धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ाई। नेक्स्ट इसके अंदर आता आपका प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को प्राइवेट कर देना। मतलब हम ये कह सकते हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा काम कर रहा है वहाँ पब्लिक सेक्टर कम काम करेगा और उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। इसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक आपका कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, दूसरा आपका डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो अपनी पूरी की पूरी एसेट सेल कर दे या अपनी पूरी की पूरी लायबिलिटी को सेल कर दे। इट्स मीन ट्रांसफर टू ओनरशिप पब्लिक सेक्टर थ्रू द प्राइवेट सेक्टर। इसको हम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
अपनी ओनरशिप विड्रॉल कर ले और शेयर वगैरह सेल कर दे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन नाम में ही है, मतलब अपनी इकोनॉमी को कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देना। ग्लोबलाइजेशन का एक ही एम होता है, टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस ऑफ वर्ल्ड। बॉर्डरलेस ऑफ वर्ल्ड का मतलब है कि कहीं भी बॉर्डर नहीं है। आज हम देख सकते हैं हमारी कंट्री मल्टीपल कंट्रियों के साथ किस तरह से बिजनेस कर रही है, कैसे इन्वेस्ट कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ये सब किस तरह से हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हो रहा। ग्लोबलाइजेशन में मेजर रिफॉर्म्स आए, जैसे फर्स्ट आपका एफडीआई को प्रमोशन किया गया, एफडीआई बढ़ाया गया। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल जीरो था पहले, न्यू इकोनॉमी आने से पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, मतलब जो विदेशी कंपनी थी वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डर रही थी। ग्लोबलाइजेशन आने से हमारे देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लिबरलाइजेशन। सेकंड इसके अंदर आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, जैसे टैरिफ्स, कोटा, इनको रिमूव किया गया। टैरिफ्स का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश से जो चीज़ इंपोर्ट की जाती है उस पर जो कर लगता है, उस पर जो टैक्स लगता है, उसको टैरिफ कहते हैं। यह सरकार पोर्ट्स पे वसूलती है, इसको ख़त्म किया गया। दूसरा होता है कोटास। कोटास का मतलब होता है कि लिमिट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इन दोनों टैक्सों को ख़त्म कर दिया गया। थर्ड इसके अंदर आता है आपका डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर के होल्ड में चीज़ें थी उनको हटाकर प्राइवेट सेक्टर के होल्ड में दी गई। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंट्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करना आसान कर दे, उसको ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। भारत ने WTO, नेफ्टा, एशियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग लेकर अपने आर्थिक और बाजारों को बढ़ाया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इन इंडिया। देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी थी। LPG आने से भारत के अंदर आर्थिक सुधार हुए जिससे हमारी GDP बढ़े, प्रोडक्शन एक्सपेंस हुआ जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा। सेकंड इसमें आता है आपका इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू इकोनॉमी आने से पहले, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आने से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब ये था कि जो विदेशी कंपनी थी वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डर रही थी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आने के बाद भारत के अंदर जो विदेशी कंपनी थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, जिससे हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है रिडक्शन इन पॉवर्टी। रिडक्शन इन पॉवर्टी का मतलब है कि नई आर्थिक नीति आई उससे हमारी गरीबी कम हुई। मतलब नई आर्थिक नीति ने आकर हमारी गरीबी को कम करा, क्योंकि हमें नए नए अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, आर्थिक विकास हुआ, जिससे बहुत सारे जो भारतीय थे वो गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच पाए। फोर्थ इसमें पॉइंट आता है इंक्रीज एक्सपोर्ट। इंक्रीज एक्सपोर्ट मतलब जो हमारे ट्रेड लिबरलाइजेशन के उपाय थे उससे हमारे जो निर्यात हुआ उससे बढ़े। जो ट्रेड लिबरलाइजेशन था उसमें जो टैरिफ और कोटास लगे हुए थे उनको ख़त्म किया गया, जिससे भारत ने ग्लोबल मार्केट के अंदर कंपटीशन करा और जिससे हमें विदेशी मुद्रा बढ़े। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए आर्थिक बदलावों ने बहुत सारी चीज़ें करी लेकिन उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे फर्स्ट इसमें आता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमारी जो जॉब थी, जो मजदूरों के जो काम थे वो काफ़ी मतलब बेकार हो गए, उनसे काफ़ी काम छूटे। मतलब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देने से हमारे जो पब्लिक सेक्टर थे वो बंद हो गए और कुछ सेक्टरों का पुनर्गठन हुआ जिससे मजदूरों के काम का नुकसान उठाना पड़ा। सेकंड इसके अंदर आता है नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ने टोटली इंडस्ट्री बेस्ड सेक्टर पर ध्यान दिया और एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ दिया, जिसके बावजूद में भी हमारा जो इंडिया है वो एग्रियन कंट्री है। हमारे जो भारत की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। पैसे की कमी से, टेक्नोलॉजी की कमी से हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं हो पाए, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता इन इफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी।
देखिए, जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की थी, मतलब जो पब्लिक सेक्टर से कुछ चीज़ें लेकर प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट की थी, वो अनइफेक्टिव रही, वो सही तरीके से सेल आउट नहीं हो पाई। मतलब बहुत सारे लोगों के ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिन्होंने उसका मिसयूज़ किया, गलत मिसयूज़ किया। फोर्थ इसके अंदर आता है आपका अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी से कुछ सेक्टरों में ज़्यादा विकास हुआ और कुछ सेक्टरों में कम विकास हुआ। तो ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो समझ में आई, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।